अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गाइस, मैंने इन्हीं नोट्स से पढ़ के एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 जो नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने 108 नंबर लाए थे। इन्हीं नोट्स से पढ़ के मैंने तैयारी करी थी, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आज शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इससे पहले का प्रीवियस वीडियो है, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं आप। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वंशानुक्रम, आहार, बुद्धि, वातावरण, डिसीज, यौन। हम बात करते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम किस प्रकार से हमारे विकास को प्रभावित कर सकता है? देखिए, वंशानुक्रम क्या है कि जो बालक में जन्म के समय से ही पाई जाती हैं विशेषताएं, जन्मजात विशेषताएं पाई जाती हैं। का रंग, रूप, लंबाई, अन्य जो भी फिजिकल उसकी क्वालिटी है वो उसका निर्धारण वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है। यदि एक ही माता पिता के संतानों में भिन्नता दिखाई देती है, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता की जैसे 4 संतानें हैं या 2, तो दोनों में डिफरेंस होगा, तो ये लॉ ऑफ वेरिएशन यानी भिन्नता का नियम कहते हैं। कई बार एग्जाम में आता है प्रतिगमन का सिद्धांत या प्रतिगमन का नियम क्या होता है। तो प्रतिगमन का नियम होता है कि कई बार प्रतिभाशाली माता पिता की जो संतानें हैं वो भी कम बुद्धि की हो सकती हैं, या फिर जो कम बुद्धि की जो माता पिता हैं उनकी संतानें बहुत ही प्रतिभाशाली हो सकती हैं। और जो हमारा आहार है वो किस तरीके से हमारे विकास को प्रभावित कर सकता है। माँ होती है गर्भकालीन, जब उसके गर्भ में शिशु होता है उस अवस्था से लेकर ही जन्म तक जो भी माँ का आहार होता है, जो भी उसका न्यूट्रिशन होता है, वो शिशु के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, जो भी माँ खा रही है, वो जो सोच रही है, वो सारा कुछ शिशु को प्रभावित करता है। अब बुद्धि किस तरीके से विकास को प्रभावित करेगी? जो आप देखना, जो मंद बुद्धि वाला बच्चा होगा उसकी जो विकास होगा वो स्लो होगा, और जो तीव्र बुद्धि होगी, जिसकी बुद्धि अच्छी होगी, स्वस्थ होगा जो, वो उसकी बुद्धि, उसका विकास भी तीव्र होगा। और यौन यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से देखिए, आप जन्म के समय जो लड़कियां होती हैं उनकी लंबाई कम होती है लड़कों की अपेक्षा, परंतु जब वो टीनेजर मतलब अपनी वयाशंधि 13 साल की उम्र या 12 साल की उम्र में आती हैं तो उनकी लंबाई, लड़कियों की लंबाई काफ़ी अच्छी होती है लड़कों की अपेक्षा। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जो मानसिक विकास भी पहले पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं वातावरण की। जो हमारा वातावरण है वो विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखिए, बालक जो बच्चा है उसके घर का जो वातावरण है वो उसके विकास को सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, घर का वातावरण। और बाहर का वातावरण भी उसमें आता है, और उसके जो व्यवहार है उसका शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। और डिसीज़ यानी रोग किस तरीके से विकास को प्रभावित कर सकते हैं? क्योंकि अगर कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा टाइम तक बीमार रहता है या बचपन से उसे कोई बीमारी है तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं विकास को प्रभावित करने वाले ये कुछ कारक हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत, जो कि हमारे सिलेबस में दिया है। हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, हमको कोई बाल विकास के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, मृत्यु तक पर्यंत हमेशा चलती रहती है। व्यक्तिक अंतर यानी कि प्रत्येक बालक भिन्न भिन्न होता है। देखिए, किसी का विकास स्लो होता है, किसी का फास्ट होता है, किसी की जो सीखने की जो क्षमता है वो तीव्र होती है, किसी की स्लो होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक अलग है, तो प्रत्येक बालक में डिफरेंस होता है। और एक पॉइंट है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। मतलब कि बालक शुरू में किसी भी क्रिया के सामान्य रूप को सीखता है, उसके बाद विशिष्ट रूप को सीखता है। जैसे बालक शुरू में किसी वस्तु को उठाने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेता है, फिर धीरे धीरे वह केवल एक उंगली को भी उठाना सीखता है, फिर अंगूठे की मदद से एक बारीक पेपर को भी उठाना सीख लेता है। तो हम कह सकते हैं बालक का जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। अब विकास का एक सिद्धांत ये भी है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत में क्या है? इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसी तरह देखिए, पहले पूरे हाथ को चलाना सीखेगा, फिर उसके बाद उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखेगा। ये एकीकरण का सिद्धांत है। अब हम पढ़ेंगे विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास का अपना एक क्रम होता है जो बदला नहीं जा सकता है, और सभी बालकों का विकास भी इसी क्रम में होता है। जैसे पहले बालक चलना सीखेगा, पहले बालक रेंगना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो एक क्रम होता है विकास का, उसको बदला नहीं जा सकता है।
देखिए, जैसे एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा पहले रोना सीखेगा, ध्वनि उत्पन्न करेगा। जैसे बच्चा छोटा है तो सबसे पहले क्या करता है, वो रोना ही स्टार्ट करता है। फिर ध्वनि उत्पन्न करेगा, माँ पा, ऐसे इस तरीके से, या कुछ वाक्यांश यानी कि छोटी छोटी सी जो वाक्य हैं वो बोलेगा, मम्मा, पापा। फिर पूरे पूरे सेंटेंस भी बोलेगा। कोई बच्चा पहली ही अवस्था में वाक्य नहीं बोल सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी बच्चा है वो स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं है एकदम से पूरा सेंटेंस बोल देगा। पहले छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप ही होता है विकास। विकास की गति की भिन्न भिन्न दर, विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर विकास की गति भी बदलती है। जैसे शैशवावस्था में स्पीड फास्ट, यानी कि शैशवावस्था में विकास बहुत ही स्पीड में होता है, फास्ट। उसके बाद जब वो बाल्यावस्था में आता है तो विकास थोड़ा सा स्लो हो जाता है शैशवावस्था की अपेक्षा, और किशोरावस्था में फिर से तीव्र हो जाता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, सभी प्रकार के विकास, जैसे कि आपका शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए, अगर अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से बीमार है, या शारीरिक रूप से अपाहिज है, या शारीरिक रूप से उसमें कुछ कमी है, तो वो सामाजिक रूप से भी वो चीज़ उसको अफेक्ट करेगी। उसको समाज में भी उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, और उस चीज़ का प्रभाव उसका संज्ञान में भी पड़ेगा। उसका संज्ञानात्मक विकास भी उससे प्रभावित होगा, और इमोशनली भी वो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा उसको। तो ये सारे प्रोसेस, जो सारे विकास हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास एक दिशा में चलता है। इसके दो भाग हैं। मस्तिष्काभिमुखी सिद्धांत, इसमें क्या है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। देखिए, पहले बच्चा गर्दन को संभालना सीखेगा, उसके बाद बैठना सीखेगा। देखिए, कोई छोटा सा बच्चा होगा, पहले वो गर्दन को संभालेगा, उसके बाद बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़े होकर सहारे से चलेगा, उसके बाद बिना सहारे के चलेगा। और निकट दूर सिद्धांत क्या है, इसके अनुसार रीढ़ के जो पास के अंगों का विकास है पहले होगा, और दूर के जो अंग हैं उसका विकास बाद में होगा। जैसे पहले कंधे का जो रीढ़ के पास है, कंधा रीढ़ के पास है, तो पहले कंधे का होगा, उसके बाद हाथ का, उसके बाद उंगलियों का। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर हमारा है अगला, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। ये इस चैप्टर को मैंने, इसका कोई भी नोट्स नहीं बनाया है, मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ इसमें क्या है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि बच्चा भावनात्मक और सामाजिक और मानसिक रूप से संतुलित हो। मानसिक रूप से जो बच्चा, आप देखना, जो मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा होगा वो खुश रहता है और सीखने में रुचि लेता है और दूसरों से अच्छे संबंध भी बनाता है। और कुछ बालक होते हैं, उनमें कुछ व्यवहार संबंधी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि एग्रेशन, कि उनमें बहुत एग्रेशन होता है, वो गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, मारेंगे। उसका रीज़न क्या हो सकता है, घर का तनाव, माता पिता की लड़ाई, या ध्यान की कमी। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए कि उसको प्यार से समझाएं और उसको पॉजिटिव गतिविधियाँ दें। और कुछ बच्चे होते हैं, उनमें शर्मीलापन होता है या कुछ डर होता है, बच्चा दूसरों से बात करने से डरता है, तो हमको उस स्थिति में एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसको समूह में, ग्रुप में गतिविधियां कराएं, उसको प्रोत्साहन दें। और कई बच्चे क्या होते हैं, उनमें कुछ व्यवहार संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे कि वो झूठ बोलते हैं, जैसे चिल्लाना, गुस्सा करना भी व्यवहार संबंधी समस्याएं हैं। और इसी तरह झूठ बोलना भी व्यवहार संबंधी समस्या है। तो झूठ बोलता है बच्चा, क्यों, सजा से बचने के लिए। तो उसका समाधान क्या है, उसको समझाओ प्यार से, और वो सच बोले तो उसकी प्रशंसा करो। और कुछ बच्चे होते हैं कि उनमें ध्यान की कमी होती है, कि वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा सकते हैं, अटेंशन नहीं कर सकते हैं, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका इसी वजह से। तो उसका समाधान हमको कैसे करना चाहिए, उनको छोटी छोटी सी स्मॉल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाएं। सुरक्षित वातावरण दो, भावनात्मक सहयोग दो उन्हें। और एक टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए, एक टीचर की भूमिका ये होनी चाहिए कि प्रेमपूर्ण वातावरण बनाएं, उनको दंड ना दें, प्रोत्साहन दें, माता पिता से संपर्क रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा है, अगर आपको एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी चाहिए, तो हमारे चैनल पे डेली वीडियो आएगा और आप हमारे नोट्स से अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।